बोलिएगा ये कि कोई पहले आप तो फिर कोई बताइए सर, ये सरकार अच्छा नहीं है कि जा रही है? ये समर्थन करने वाले लेफ्ट फ्रंट के रूप से तो दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ की स्थिति गंभीर है। इसका नतीजा क्या निकलेगा इसके बारे में कोई प्रयास लगाना नहीं चाहता। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि एक तरफ वाम मोर्चा की विश्वसनीयता दांव पर है और दूसरी तरफ यूपीए और प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना है इसका नतीजा क्या निकलता है। या तो वाम मोर्चा अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगवाएगा या अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ेगा, लेकिन मामला तो गंभीर है। और एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अगर आप संसद को देखें तो संसद का बहुमत इस समझौते पर ऐतराज प्रकट कर रहा है। वैसी स्थिति में इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश हित में तो यही है, लेकिन बाकी अब किस कारण से जिद पर लोग अड़े हुए हैं, अमेरिका से क्या बातचीत हो गई है कि जिसके आधार पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जिद पर अड़े हुए हैं, ये पता नहीं। लेकिन वाम मोर्चा का जो रूप है उसको देखकर तो लगता है कि मामला गंभीर है। कोई कैसे वो लोग टैकल करते हैं ये उनका विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि जब संसद का बहुमत साफ दिख रहा है तो इस समझौते में कई प्रकार शंकाएं प्रकट कर रहा है। समझौते को अमेरिका के अंदरूनी कानून का असर पड़ेगा। भारत सरकार की तरफ से, यूपीए की तरफ से जो सफाई की जा रही है और उसके बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो तो परस्पर विरोधी। अमेरिका का जो कानून है उसका भी असर होगा। एक तरफ लिखित कानून है और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि उनको ऐसा आश्वासन मिला है, तो मौके का आश्वासन और लिखित कानून है, सब दिन के लिए जो लिखित है वही रह जाएगा। वैसी स्थिति में सब लोगों को शंका है। अब रास्ता कैसे निकालते हैं ये उनका विषय है, लेकिन जब संसद का बहुमत किसी चीज़ के बारे में शंका प्रकट कर रहा है तो पूरे देश को सब दिन के लिए इस प्रकार के समझौते से बांधना मुझको नहीं लगता है कि देश के साथ बहुलता के हित में है, देश के सॉवरेनिटी के हित में है या देश की स्वतंत्र विदेश नीति के हित में। लेकिन अमेरिका के साथ केंद्र सरकार के जो लोग उनकी क्या बात की है वही जानते हैं। इस कारण से इस दूरी तक जा रहे हैं। मेरी समझ से स्थिति तो गंभीर है और दोनों में से कोई एक बात होती है, या तो कांग्रेस और उनके सहयोगी आरजेडी ये सब लोग जो आज अमेरिका के साथ हुए समझौते के हक में मजबूती के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वो झुकते हैं या वाम मोर्चा पीछे हटता है। और दोनों में से अगर कुछ नहीं होता है, इतना तो तय है कि भले ही सरकार कुछ दिन टिक जाए, कोई रास्ता वो लोग निकाल लें, लेकिन सरकार की स्थिरता पर तो प्रश्न चिन्ह लग गया। तो सब है एनडीए, उसके द्वारा भी इसके बारे में शंका प्रकट की गई है। जो थर्ड फ्रंट है
उसने भी शंका प्रकट की है, लेफ्ट फ्रंट शंका प्रकट कर रहा है, तो बहुमत तो संसद का इस समझौते पर शंका प्रकट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में संसद के अंदर वोट होता है या नहीं होता है, ये बहुत मायने नहीं रखता। वक्त तो नहीं दिख रहा, चुनाव जल्दी होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। चुनाव कभी टल सकता है या ये सरकार कार्यकाल पूरा कर सकती है अगर दोनों में से एक पीछे हट जाए। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि लेफ्ट फ्रंट की विश्वसनीयता दांव पर है, और दूसरी तरफ यूपीए का जो अहंग है या उसकी प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। लेकिन लेफ्ट फ्रंट के हाथ में सत्ता की चाबी है, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी बात ज़्यादा प्रमुखता से आएगी। जो विपक्ष में है वो अगर विरोध कर रहा है या आशंकाएं प्रकट कर रहा है तो उसको तो लोग मानकर चलते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। लेकिन जिसके चलते, जिसके बदौलत ये सरकार चल रही है, यूपीए तो अल्पमत में है, लेफ्ट फ्रंट को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, तो अल्पमत की सरकार को बहुमत प्रदान करने वाला जो समूह है, अगर कोई बात को रखेगा तो उसका महत्व तो चर्चा के दृष्टिकोण से बढ़ ही जाता है, इसलिए उनके हाथ में तो चाबी है। वो आज अगर कह दे तो गई सरकार। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 2 दिनों से मान मनोबल का दौर के बीच में कोई रास्ता निकाल देते हैं, कोई एक्सपर्ट कमेटी बना दी जाए, वो बात करे, और लेफ्ट कह रहा है कि इसको ऑपरेशनल किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाए, कोई नहीं जाएगा, इसके आगे कदम बढ़ाने के लिए कोई नहीं जाएगा। तो ये जो पोजीशन कोई अगर सत्तारूढ़ दल का हिस्सा, भले ही वो सरकार में न हो, लेकिन अगर वो लेता है तो उसकी चर्चा तो होगी। इसलिए लेफ्ट फ्रंट की विश्वसनीयता का सवाल है, और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल का अहंग या उनकी प्रतिष्ठा जो कर ली थी उसका सवाल। प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कोई बात रखने का अपना अपना तरीका है, हर आदमी के पास अपना तरीका लेना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से जो दृश्य दिखाई पड़ रहा वो यही दिखाई पड़ रहा कि मामला गंभीर है। देश समय के पहले चुनाव जो पड़ रहा, इसका क्या रास्ता निकलेगा? इसका कोई रास्ता निकलेगा? जो लोग अमेरिका को कमिट करके आ गए हैं वो क्या करेंगे, और लेफ्ट वाले लोग कह रहे हैं अगर वो पीछे हटेंगे तो क्या? देखिए, लेफ्ट के सामने ऑलरेडी 2 संकट है। बंगाल के अंदर सिंगूर और नंदीग्राम को लेकर परेशानी है, केरल में पार्टी के अंदर की परेशानी है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के विषय पर अगर एक बार स्टैंड ले लिया तो पीछे हटेगा ये मुश्किल काम या नहीं रहेगा। ये देश के सॉवरेनिटी का सवाल है और एक अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सवाल है। कहाँ तक किसी एक देश का असर हमारे ऊपर आएगा, कितना दूर तक हम किसी एक देश के पीछे बढ़ते चले जाएंगे, ये सब ऐसा प्रश्न है जो पूरे देश के जनमत को उद्वेलित कर रहा है। ये सरकार बच भी जाती है। ये एनडीए जो है डबल स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रहा है, जसवंत सिंह 6 साल का कोशिश करते रहे यूटिलिटी को ब्रीच करने के लिए। देखा है उसमें उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजेश मिश्रा जी ने कुछ स्थिति को रखा कि बात कहाँ थी, उसके बारे में उन्होंने कुछ खुलासा किया। ये सरकार बच भी जाती है तो लेकिन ये जो कांग्रेस है या लेफ्ट है, दोनों की स्थिति और विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो बस एक बात होगी, अभी कहाँ करेंगे, सरकार चली जाएगी। सरकार आज यूपीए भले ही अल्पमत में हो लेकिन वाम मोर्चा का उनको समर्थन हासिल है, बहुमत के समर्थन पर वो चल रहे हैं। लेकिन अगर लेफ्ट फ्रंट और यूपीए के बीच में इस प्रकार का मतभेद गहराता चला जाएगा तो जो सरकार अगर रह भी गई तो उस सरकार को निर्णय लेने में या उसका जो प्रभाव है आम लोगों पर वो घटता जाएगा। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार है।
ऐसे ही थोड़ी करेगा कि AICC का जनरल सेक्रेटरी। कुछ डांट पड़ी होगी डांट कैसे लगा। और प्रधानमंत्री का बयान है, उन्होंने कहा कि समर्थन वापस लेना चाहता है, लेफ्ट तो ले ले। कोई मामूली आदमी का तो बयान नहीं, देश के प्रधानमंत्री का बयान है, इसलिए मामला तो कहीं ना कहीं गंभीर है ही। और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है प्रधानमंत्री जी का, और इसके बाद एलाइज ने समर्थन किया, RJD वगैरह टूट करके ये जो प्रो अमेरिका लाइन है उसके साथ है। तो एक तो साफ दिख रहा है ना, यूपीए और लेफ्ट के बीच में जो मतभेद है इस मुद्दे पर उभर कर सामने आ रहा है। और पाइपलाइन में अनेक विषय हैं, इसलिए अब इनका जो पीरियड था जिसको कहते हैं कि हनीमून पीरियड, तो समाप्त हो चुका है। मुद्दा तो बहुत होगा, मुद्दा तो किसान होगा जिनकी हालत खराब हो गई, मुद्दा तो इनकी विफलता होगी, ये भी मुद्दा हो सकता है। मुद्दा को गंवाने के लिए तैयार नहीं होगा। भारत के लोगों को अगर ये लगा, देशवासियों को ये लगा कि भाई हमारे संप्रभुता को, जो हमारी स्वतंत्रता है अपनी राय रखने की, अपनी नीति तय करने की, उस पर कहीं से कोई चोट पहुंच रही तो भी मुद्दा हो जाए। लेकिन और इनकी जो विफलताएं हैं, पिछले 3.5 बरस से सब जवाब दिखा रहे हैं, उपलब्धि कुछ है नहीं, तब तो वक्त आ ही गया है। के बारे में उनको हमने कहा कि दिल्ली जाकर के देख लीजिए, पहले रिलीफ बहुत अच्छा चल रहा है, वो आए थे हमसे मिलने के लिए। तो जितने मुद्दों पर उन्होंने ध्यान खींचा, एक एक मुद्दों पर हमने यथोचित कार्रवाई भी की है, और उनको हमने पूरे तौर पर बता दिया है कि कितना रिलीफ का काम चल रहा है, और इतना रिलीफ का काम चल रहा है जितना आज तक पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। और ये जा करके वहाँ लोगों से पूछने की बात। और इस बार बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ का काम चल रहा है। ये तो पहली खेप में लोगों ने 25 किलो देना शुरू किया, हम उनको 100 किलो देंगे। और इसके अलावे बाकी सब कुछ भी जो हम लोगों ने आवंटन बढ़वाया है, किरासन तेल में उनको ज़्यादा देना है, हम तो चाहते थे और ज़्यादा देना, लेकिन केंद्र से जो आवंटन अभी अतिरिक्त प्राप्त हुआ उसके हिसाब से 4 लीटर के अलावे 3 लीटर उनको और बढ़वाया जाएगा। उसके लिए पूरी स्कीम बनाई जा रही है कि कैसे उसको ऑयल कंपनियों से ही जो टैंकर चलेगा निर्धारित स्थल पर, उसको बाजाबता एस्कोर्ट दे करके ले जाया जाएगा, ताकि बीच में कोई विचलन नहीं करना। ये सब पूरी तैयारी चल रही है उसकी, और रिलीफ बिल्कुल ठीक ढंग से और पीड़ित परिवारों तक पहुंचाया जाएगा, और वही काम होगा, हम लूट नहीं होने देंगे। और अगर जरा भी कोई कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरत रहा है, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उसको बख्शा नहीं जा रहा है। इसलिए निरंतर बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभारी मंत्री रह रहे हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो कलेक्टर के साथ लगाया गया है, सीनियर IAS ऑफिसर को, वहाँ कैंप कर रहे हैं। एक एक चीज़ पर यहाँ समीक्षा हो रही है। अभी कल ही चारा के बारे में बात आई कि कुछ कमी हो सकती है, तो इसकी संभावना पर हमने तुरंत पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी से बातचीत की और उनसे कहा कि इसी में सहयोग, क्योंकि उन्होंने पहले फ़ोन करके मुझको सहयोग देने की पेशकश की थी कि आपके यहाँ बहुत तबाही हुई है, हम क्या सहयोग कर सकते हैं बताइए। तो हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे। वो चाहते थे कि लंगर वगैरह चलाना हो, तो हमने कहा अनाज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो ज़रूरत होगी हम बताएंगे। कल उनको हमने कहा है कि जानवरों के लिए चारा अगर आप सहायता के तौर पर दे सकें तो बड़ी खुशी होगी। तो उन्होंने कहा कि हम उसका इंतजाम करते हैं, और फिर रेलवे से संपर्क किया जा रहा है कि रिलीफ सामग्री है इसलिए उसको मुफ्त में वहाँ से खो दें। रेलवे के नियम में ये बात है कि रिलीफ के लिए वो मुफ्त में ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो टाइप किया जा रहा है, यहाँ आएगा और कलेक्टर लोगों
को उसके वितरण की जवाबदेही सौंपी जाएगी। तो ये भी काम होगा, हर एक चीज़ पर हमारी नजर। जो हाल है बिहार में आप सब जानते हैं। अब जिनके साथ है कुछ कुछ उनका संस्कार भी ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी का असर है। कैश के बारे में उनको मालूम है कि हमारी मॉरिशस यात्रा क्या थी, कैसी थी, देश के लिए थी, बिहार के गौरव के लिए थी, और वो यात्रा कितनी सफल रही वो सब उनको मालूम है। लेकिन वो चला रहे हैं जिसका कोई असर यहाँ नहीं है। सबको मालूम है कि रिलीफ मिल रहा है, एक एक चीज को देखा जा रहा है, उसको लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये नहीं जाकर के पूछ लीजिए। हिसाब किताब कल बोल रहे थे, मैं बता दिया आप ही का है। नाव जो लिया गया उसको कभी पेमेंट नहीं किया आप लोग। कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी, उन्हीं की विफलता थी, हिसाब नहीं भेजे उन्हीं का। मेरे कार्यकाल का तो कोई पैसा ही नहीं मिला। 2005-06 के दूसरे छमाही से लेकर के 2007-08 के पहले छमाही का पैसा मिला सेंट्रल से। और एक बात आप लोग को बता दें कि ये कोई केंद्र की कृपा नहीं है, ये 12वें वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित हर राज्य के लिए कैलेमिटी रिलीफ फंड निर्धारित है, और उसमें केंद्र का 75% अंशदान होता है और राज्य का 25%। केंद्र को ये पैसा रोकने का अधिकार नहीं, वो पैसा उनको गलबा दे ही देना, वो राज्य का पैसा है और कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा है, वो उस काम में इस्तेमाल होता है। तो पहले जो ये खर्च नहीं किए थे वो पैसा भी है, और इतने दिनों से पैसा जो केंद्र का रिलीज नहीं कर रहे थे वो भी है। वो तो खर्च करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा राज्य के बजट से हम लोग खर्च करते हैं। आपको मालूम है किसानों को कैलेमिटी रिलीफ फंड से प्रति हेक्टेयर 2000 रुपया का सब्सिडी मिलेगा। उसके अलावा राज्य के बजट से हम लोग 2000 रुपया प्रति हेक्टेयर देंगे। तो सिर्फ कैलेमिटी रिलीफ फंड का ही पैसा नहीं, आपका राहत कोष का नहीं, हम अपने बजट से अतिरिक्त देंगे। और कैलेमिटी रिलीफ फंड में भी राज्यांश, और ये निर्धारण वित्त आयोग करता है, जो कि संवैधानिक संस्था, उससे सभी बंधे हुए। इसलिए कभी कभी ये लोग जो बोलते हैं कि केंद्र ने दिया, ये पूरे तौर पर सच नहीं। ये केंद्र ने दिया, लेकिन केंद्र को देना ही, वो राज्य का हिस्सा। आप सेंट्रल टैक्सेस लेते हैं, इसलिए उस सेंट्रल टैक्सेस से हिस्सा राज्यों का होता है, वो राज्य को देना पड़ता है। उसी का एक अंश कैलेमिटी रिलीफ फंड में डाला जाता है। ये कोई केंद्र एक्सक्लूसिव अपनी कमाई का पैसा नहीं दे रहा। हाँ, इसके अतिरिक्त जो सहायता वो देगा वो केंद्र की सहायता मानी जाएगी। और केंद्र सरकार से हमने कहा था कि अनाज का आवंटन बढ़ाइए, अनाज का आवंटन बढ़ा है। 1.5 लाख टन का अनाज का आवंटन उन्होंने किया है, हमने 3 लाख टन कहा है। उन्होंने पहली खेप के तौर पर 1.5 लाख टन का आवंटन किया है। इससे जो अनाज यहाँ FCI और स्टेट फूड कॉरपोरेशन के पास है, जिसको हम बांट रहे हैं, वो उसकी भरपाई हो जाएगी। और रिलीफ के लिए अनाज जो बांट रहे हैं हम, वो केंद्र मुफ्त में नहीं दे रहा, वो पैसा देकर के राज्य सरकार दे रही है। जाएगी वो तय करेगी। हमने अपनी तरफ से मांग रखी है, और प्रधानमंत्री जी को हमने पिछले सोमवार को आपको बताया था, नेपाल के साथ बातचीत के संबंध में, या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अगर मदद करना चाहेगी तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में और आर्थिक मामलों के विभाग में इसके लिए ग्रुप बना दिया जाए, ताकि ये काम जल्दी हो सके। तो वो सब के ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सब मेरा नॉन फाइनेंशियल डिमांड। जहाँ तक फाइनेंशियल डिमांड है, हमने शुरुआती तौर पर 8,600 करोड़ रुपए की बात कही है, लेकिन जब तक सेंट्रल टीम आएगी ये राशि इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। और उनके सामने मांग रखेंगे, जो उनको देना होगा वो देंगे, हम उसी के लिए उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन रिलीफ का काम खूब ठीक से चल रहा है, और रिलीफ के काम के बाद रेस्टोरेशन का काम भी युद्ध स्तर पर हम लोग करेंगे। लोग देखेंगे कि कहीं ये नक्सल अटैक है या कुछ और मामला है। लेकिन अभी स्पष्टता के साथ
डीजीपी ने हमको ये नहीं कहा है कि नक्सल अटैक की, कहा है कि उसको देख रहे हैं। इसलिए हम अभी इसके बारे में अंतिम तौर पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है ये किस प्रकार है। लेकिन घटना तो घटी है और घटना घटी है, पूरी जांच होगी, तहकीकात होगी, लोग उसके पृष्ठभूमि में भी जाएंगे, घटना के पूरा इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे, सब चीज़ करेंगे। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग उस काम को अभी तक कर नहीं पाया है और मुख्य सचिव के स्तर पर भी इसके बारे में चर्चा हुई है, बैठक हुई है, उसका रास्ता निकाला है। कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ निर्देश मांगा था या कुछ उनका उनके कुछ प्रश्न थे, उसके बारे में कई बैठकें हो चुकी और चूंकि ये मामला कर्मचारी चयन आयोग का है इसलिए हम चाह करके भी कोई टाइम फ्रेम तय नहीं कर पाए। मुझे भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि अगर हमारे शेड्यूल पर चलते तो शायद उनकी ट्रेनिंग होती रही है या ट्रेनिंग पूरा होते रहती, लेकिन जो व्यवस्था हमें मिली है वो ऐसी ही व्यवस्था कर्मचारी चयन आयोग बन गया, लेकिन जितनी तेजी से नियुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए नहीं होती है। कई प्रकार के कारण हैं, कुछ कारणों को कहा जा सकता है, कुछ कारणों को कहने की जरूरत नहीं है। चयन करने वाले संगठन को चयन करना पड़ेगा, नियुक्ति करने वाले संगठन को नियुक्ति करना होगा, काम करने वाले विभाग को काम करना होगा। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि मामले को टालते रहें और सरकार के लिए ये बहुत ही समझिए, ये आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मेरे मन पर क्या प्रतिक्रिया हो। सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो और अगर कोई तकनीकी बेस में फुटबॉल की तरह मामला को कभी इधर से उधर कोई फेंक दे, उधर से उधर फेंक दे, ये अच्छी बात नहीं। हमने इसके लिए कुछ स्पष्ट बातें कही है, वरीय अधिकारियों को देखें, उसका नतीजा निकलना चाहिए। जिसको जो काम करना वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और हमने जब कार्यभार संभाला था तभी हमने कह दिया था कि सरकार में होता है दो चीज, काम करना और सही काम करना, ओमिशन एंड कमीशन। आप कुछ गलत कमिट करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन जो करना है अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये भी बहुत ही गंभीर बात है। ये सारी बातें हमने लोगों को कही है, मुझे लगता है कि इसका डिजायर्ड रिजल्ट आए। नहीं तो फिर कई प्रकार के उपाय हैं, सरकार को सोचना पड़ेगा। तो मैं उनकी बात को गलत नहीं मानता, बात उनका सही है और उसका रास्ता भी निकालना होगा, रास्ता निकल जाएगा। लेकिन विलम्ब हो रहा है, ये विलम्ब नहीं होना चाहिए। सरकार कोई कन्यादान के लिए, कन्याओं के विवाह के लिए, गरीब घर की कन्याओं के लिए कोई योजना बना रही है, इसका संकेत हमने दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि मैसेज और संदेश कितनी तेजी तक नीचे जा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसी एक योजना पर हम विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको मूर्त रूप देंगे। ऐसे गरीब घर की कन्याओं के विवाह के लिए क्या किया जाए, सिर्फ विवाह के लिए किया जाए कि जब वो जन्म लेती है तो उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सोचा जाए। इस प्रकार से योजना पर काम हो रहा है और जब उसको अंतिम रूप दे देंगे तो आपके सामने सार्वजनिक करेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस पर काम हो, तो आप समझ लीजिए बिहार में इतना लोग समझदार है, जागरूक है कि लोगों को मालूम हो गया तो पहले से अर्जी लगा दिया है जल्दी से जल्दी इसको मूर्त रूप दिया जाए, इस योजना को, इसको लॉन्च किया जा सके। नहीं तो पता चला कि इसी प्रकार से एक तो गरीबी है ही, दूसरा दरखास्त के लिए भी कुछ पैसा खर्च करने ठीक नहीं है। इनको कोई दरखास्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर योजना बन जाएगी तो उसमें उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको तो योजना स्वतः उपलब्ध है, उसकी स्कीम बनेगी कैसे। मेरे बारे में इतना दिन साथ रहने के बाद अगर यही धारणा बना रहे हैं कि हम लोगों से गिर गए, तो इससे ज़्यादा तो मेरे बारे में कोई यानी बेकार किस्म की बात ही नहीं हो सकती। कम से कम इतना हम उनको नहीं, सबको आश्वस्त कर रहे हैं, उनको तो अब आश्वस्त हम नहीं कर पाएंगे।
लेकिन सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम गिरने उड़ने वाले आदमी नहीं, केवल गिरने हमको कोई घेर लेगा और हम गिर जाएंगे, ये सब बात नहीं है। लेकिन भाई उनको क्या सोच गया हम देखे नहीं, उन्होंने क्या जवाब दिया ये हम नहीं देखे, दोनों मीडिया में देखते हैं। ये अपनापन नहीं है। अगर किसी के मन में कोई पीड़ा है, कोई बात है, तो हमारा दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। इसलिए मीडिया में जब कोई बात कहने लगता है तो फिर कोई ना कोई बात होती है, मन बन जाता है तभी बोलेगा, नहीं तो घर की बात है, अगर कोई बात है सब महत्वपूर्ण है, हम इज्जत करते हैं, तरजीह देते रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन अब कोई बात होगी, राजनीति में देखिए सबको आज़ादी है, और अगर मुझ पर दो चार बात करने से अगर राजनीति का रास्ता साफ होता है तो इसमें मुझको कोई एतराज नहीं है। हम इसी प्रकार से काम आ जाए तो भी अच्छा है, इससे भी ज़्यादा कुछ बोलना हो तो भी बोल लें। लेकिन अगर उनकी राजनीति में हम इस प्रकार से भी कुछ काम आ जाए तो मुझको खुशी होगी। उतार चढ़ाव देखते रहे, हम भी देखे हैं। हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि बाद में जब कभी मुलाकात हो तो मुझको किसी प्रकार का अफसोस, इसलिए हम नहीं दोनों। हाँ, वैसे हमारे ऊपर कुछ कहने से अगर किसी का काम बनता है तो मुझको कोई एतराज नहीं।